इसमें फर्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब देखना। जो चीज़ को हम वैसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बड़े रूप में दिखता है, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। टोटल मैग्नीफिकेशन कैसे काउंट किया जाता है? ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस के मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करके। अभी उसका प्रिंसिपल यही है कि मैग्नीफिकेशन ढूंढना ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस का। आईपीस क्या है? वो दो लेंस से बनता है। ऊपर के लेंस को अपर आई लेंस कहेंगे और नीचे के लेंस को फील्ड लेंस कहेंगे। ये उसके ऊपर मैग्नीफाइंग पावर लिखा होता है। लाइक एग्जांपल 10x लिखा होगा तो उसको बोल सकते हैं कि उसका मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स ज़्यादा है। 4x है तो 4 टाइम्स ज़्यादा है। 45x है तो 45x ज़्यादा है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे हर लेंस में उसका मैग्नीफाइंग पावर लिखा होता है, वैसे ऑब्जेक्टिव लेंस में भी लिखा होगा, और वो लाल मार्क से लिखा होगा, रेड कलर के मार्क से होगा, जिसका पावर होगा 10x, 45x और 100x। x मतलब मल्टीप्लाई उतना बड़ा दिखता है, तो 10 गुना ज़्यादा बड़ा, 45 से जितना ज़्यादा बड़ा, ऐसा 100x होता है। उसमें उसको बोलते हैं ऑयल इमर्सन लेंस। उसमें सीडर वुड ऑयल का यूज़ होता है। कंडेंसर, जो मिरर और स्टेज के बीच में होता है। डायाफ्राम कंडेंसर के अंदर होता है और उसका यूज़ क्या है? लाइट को ज़्यादा और कम करने के लिए। और दूसरे जो माइक्रोस्कोप है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो इस माइक्रोस्कोपी के मदद से बहुत ही छोटे बैक्टीरिया होंगे, जो लाइक एग्जांपल ट्रिपोनेमा पैलिडियम, उसको हम देख सकते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि इस प्रकार के माइक्रोस्कोप में जो लाइव ऑर्गेनिज्म है, स्टेन किया नहीं जाता, उसको हम देख सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है कलरीमीटर। कलरीमीटर सबसे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री के लैब में यूज़ होता है, और उसका क्या यूज़ होता है कि जो सॉल्यूशन हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा कि बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि ओडी चेक करना है, ओडी ऑप्टिमल डेंसिटी चेक करना है, तो वो कलरीमीटर के मदद से ही चेक की जाती है, जिसकी रेंज 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल, बियर्स, नाइमिन एंड लैम्बर्ट्स जो साइंटिस्ट है, उन लोगों के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब जो बियर्स का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन है उसकी ओडी, जो भी सॉल्यूशन मतलब कि जो भी सॉल्यूशन का हम ओडी चेक करते हैं, वो किस पे डिपेंड होता है कि उसके अंदर कितने प्रमाण में पदार्थ प्रेजेंट है, कितने प्रमाण में घटक प्रेजेंट है, उसके ऊपर आधार रखता है। लाइक एग्जांपल, it states the OD of solution is proportional to concentration of solution। मतलब कि जो भी सॉल्यूशन का OD होगा वो कितने कंसनट्रेशन में है सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड होगा। इफ द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ हाई देन द मोर कलर विल प्रोड्यूस। अब जो सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा वो कलर प्रोड्यूस करेगा। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ लो तो लेस कलर विल प्रोड्यूस, तो फिर कलर भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा अगर उसका कंसनट्रेशन कम होगा तो। लैम्बर्ट्स का लॉ क्या है कि जो ओडी ऑफ कलर सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ लाइट, कि जो लाइट, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है एग्जाम्पल कि ये, अब लैम्बर्ट्स का लॉ क्या कहता है कि जब ओडी ऑफ कलर सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है,
तो वो टेस्ट ट्यूब को हम कलरीमीटर में ऐसे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कलरीमीटर का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट पास होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर से और उसका कंसंट्रेशन चेक करेगी। अब कितना लाइट ये सॉल्यूशन के अंदर से जाके बाहर आ रहा है उस पर वो डिपेंड रहेगा। क्यूवेट वो स्क्वायर या तो फिर राउंड आकार का होगा जो सिलिका, क्वार्ट्स, ग्लास और अलग अलग प्लास्टिक के मटेरियल से बना होगा, जिसका जिसका यूज़ होता है सॉल्यूशन को भर के ओडी चेक करने के लिए। अब हम ओडी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं कि हम क्यूवेट के अंदर सॉल्यूशन डालेंगे और वो क्यूवेट को हम कलरीमीटर में रखेंगे। ब्लैंक वो खाली रिएजेंट है जिसमें कोई सैंपल का यूज़ नहीं होता, जो कलर भी उत्पन्न नहीं करता, जो कलर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा और जो सैंपल भी नहीं होगा, उसको ब्लैंक बोलेंगे। जो सैंपल का कलर अगर उसको हम ब्लैंक चेक करते हैं तो वो क्यूवेट के अंदर हम या तो डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं या तो सिंपल सलाइन वाटर डाल के भी हम ब्लैंक तरीके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कलरीमीटर कैसे यूज़ करना है, तो पहले मेन स्विच ऑन करना है, फिर एक स्पेसिफिक फ़िल्टर को अरेंज करना है, फिर डिस्टिल वाटर से एक क्यूवेट को भर लेना है और मेन लाइट चालू करना है। फिर रीडिंग जो हमको जैसे कि अभी हमको रीडिंग लेनी है तो उसके 10 मिनट पहले से उसकी प्रोसेस चालू कर देनी है, क्योंकि मशीन को टाइम लगता है लाइट की इंटेंसिटी चेक करने में। कंट्रोल नॉब से मदद से हमको 0 सेट करना है, कंट्रोल ट्यूब लेना है और हमको 0 सेट करना है। अब जो डिस्टिल वाटर वाली ट्यूब है वैसे ही कलर सॉल्यूशन वाली भी क्यूवेट रखना है। अब जो रिएजेंट है उसकी ओडी वो मशीन पे दिखाई देगी और जब आपको ओडी मिल जाए तो फिर से डिस्टिल वाटर वाली ट्यूब रख के 0 सेट कर देना है और फिर उसके बाद कलरीमीटर को बंद कर देना है और मेन स्विच को भी बंद कर देना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई सॉल्यूशन रखा है, वो सॉल्यूशन के सामने उसको बैलेंस करे वैसी कोई चीज़ रखते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हो सकता है, मोनोपेन बैलेंस हो सकता है, टू पेन एनालिटिकल हो सकता है। अब फिजिकल बैलेंस क्या होता है? These are used for weighting of a substance where great accuracy is not required. ये चीज़ एक ऐसे चौकस पदार्थ के वजन को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है कि जहाँ कोई स्पेसिफिक एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, कोई चौकसाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कलरीमीटर के रिएजेंट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। टू पेन एनालिटिकल, इसका उपयोग क्वांटिटेटिव रिएजेंट बनाने के लिए, केमिकल का वजन करने के लिए होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी में रिएजेंट बनाना है तब ये चीज़ यूज़ होगी। इसका वजन होता है 0.01 to 100 ग्राम। मोनोपेन बैलेंस, इसमें स्पेसिफिक एक्यूरेसी चाहिए कि दे आर मोस्ट सेंसिटिव इन वेइंग एक्यूरेसी आर मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि कंपनी वाले बना के बेचते हैं, तो वो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको ये बैलेंस चाहिए। अभी आपको कौन कौन सी चीज़ें केयर करनी है, मेंटेनेंस करना है, तो जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो गर्म नहीं होना चाहिए। बैलेंस हम लोग रख रहे हैं वो रीडिंग लेते समय बैलेंस को बंद रखना है। फिर जब उसका यूज़ हो जाए तो बैलेंस को साफ़ कर लेना है और कोई भी चीज़ को
कोई भी चीज़ के जो आप बैलेंस के लिए रख रहे हो उसको डायरेक्ट मत रखो, हमेशा बटर पेपर या तो फिर वॉच ग्लास का यूज़ करो। वाटर बाथ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे कि जिसमें हमने टेम्परेचर मेंशन किया है कि वाटर बाथ में रख दो। वाटर बाथ क्या होता है कि वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। हमारे सॉल्यूशन को हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, पर वो हम कैसे सेट करेंगे, तो हम उसको वाटर बाथ में रख के टेम्परेचर सेट करेंगे। ये वाटर बाथ का टेम्परेचर हम कैसे सेट करेंगे, थर्मोस्टेट की मदद से सेट करेंगे। जब कंट्रोल वाटर बाथ के लिए हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। द कंटेनर इज जनरली मेड अप ऑफ हैवीली निकल प्लेटेड टैंक ऑफ अबाउट 20 से 30 लीटर वाला कंटेनर होना चाहिए, वो भी बारे निकल का बना होना चाहिए। द हीटिंग इज डन बाय द स्ट्रिप हीटर क्लैंप अंडर द टैंक। वाटर बाथ को गर्म टैंक में रखने के लिए स्ट्रिप हीटर की मदद लेनी है। फिर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए नोब की मदद की जाएगी, और फिर थर्मोमीटर के मदद से कंटिन्यूसली टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी केयर करनी है, तो बिफोर पुटिंग ऑन द मेन स्विच प्लीज सी द वाटर बाथ इज सफिशिएंटली फिल्ड विद, कि जब स्विच ऑन कर रहे हो तो ये चीज़ देख लो कि आपका वाटर बाथ सफिशिएंटली पानी से भरा होना चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना पानी वो उसमें होना चाहिए। फिर यूज़ कर लेने के बाद वाटर बाथ को स्विच ऑफ कर दो, और जब उसका यूज़ ना हो तो फिर उसको ढक दो, कवर कर दो। हॉट एयर ओवन का यूजेस क्या है, तो ड्राई स्टेरिलाइजेशन ऑफ सीरिंज एंड नीडल। जो सीरिंज और नीडल हम कलेक्शन में या तो कोई भी उसमें यूज़ करते हैं उसको स्टेरिलाइज मतलब जंतु रहित करने के लिए, कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करता है हॉट एयर ओवन। प्रिपरेशन ऑफ एंटी कोएगुलेटेड बल्ब, जो बल्ब हमने यूज़ किया है ब्लड को कलेक्शन समय पे अलग अलग बल्ब में भरा है, तो उसको भी क्या करेगा वो बनाने के लिए। ड्राइंग ऑफ ग्लासवेयर, जो ग्लासवेयर हमने यूज़ करे बीकर पिपेट वो सारे को ड्राई करता है। और हीटिंग ऑफ केमिकल यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सारे जो स्टैंडर्ड बनाने के लिए केमिकल होता है इसको गर्म करने में भी हॉट एयर ओवन मदद करता है। इसका प्रिंसिपल है, जब हम एनर्जी होता है इलेक्ट्रिसिटी को हम हीटिंग कॉइल में से पास करते हैं, तब इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी के अंदर। और टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, थर्मोस्टेट के। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं हीटिंग कॉइल्स के अंदर, तो वो हीटिंग कॉइल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। और जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे चेक करेंगे, थर्मोस्टेट की मदद से। अब कौन कौन सी उसमें कंपोनेंट्स चाहिए, तो 2 वॉल रखने वाली एल्यूमिनियम की चैम्बर चाहिए, फिर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी दे वैसा उसका कॉइल चाहिए, फिर थर्मोस्टेट चाहिए, एडजस्टेबल वेंटिलेटर चाहिए, पायलट लैम्प चाहिए, मतलब हवा आने वाली बारी चाहिए, पायलट लैम्प चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर तापमान को कंट्रोल करने वाला थर्मोमीटर चाहिए, और वर्किंग चैम्बर चाहिए। इंक्यूबेटर, दे आर मेनली यूज फॉर, इंक्यूबेटर का यूज़ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम इन स्पेसिमेन बाय एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड। एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, तो उसमें जो एंजाइम को हम चेक करते हैं वो हम इंक्यूबेटर की मदद से चेक कर सकेंगे।
और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराल्डिहाइड एक्सेट्रा बाय द एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड से हम लोग ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, ग्लूकोज, यूरिया। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है कि जिसमें हम लिक्विड को डालेंगे। ऐसा लिक्विड इसमें डाला जाता है कि जिसमें थोड़े प्रमाण में सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट हो। तो वो क्या करेगा सेंट्रीफ्यूज, उसको बहुत स्पीड में सैंपल को घुमाएगा और जो सॉलिड मटेरियल होगा उसको टेस्ट ट्यूब के नीचे के साइड पे जमा कर देगा। उसको बोलेंगे सेडिमेंट। और जो ऊपर जो लिक्विड बचा होगा उसको बोलेंगे सुपरनल। ये एक फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है कि जो राउंड के गति में घूमेगा और वो दो चीज़ सेपरेट करेगा। ऐसा लिक्विड होता है कि जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में सॉलिड हो, पर उसको हमको सेपरेट करना हो वो सॉलिड और लिक्विड को, तो हम ये मशीन का यूज़ करते हैं। ये दो तरीके के यूजेस में होता है ये, स्विंग आउट हेड टाइप और एंगल हेड टाइप। स्विंग आउट होगा वो हॉरिजॉन्टल रोटर होगा, जो आड़ा होगा। रोटर जो होता है, जो सेंट्रीफ्यूज कप और ट्यूब में जो भी हमारा सैंपल होगा उसको सेंट्रीफ्यूज कप और ट्यूब में आएगा। स्विंग आउट हेड सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि बंद सेंट्रीफ्यूज जब हम स्टार्ट करते हैं तब जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस पे आ जाती है और जिसकी स्पीड होती है 5000 पर आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट। एंगल हेड टाइप में सेंट्रीफ्यूज के ट्यूब है वो एक स्पेशल एंगल पे रखा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो सीधी ही सिचुएशन में होगा, सीधी ही प्लेस पे होगा, वो वर्टिकल होगा। और जो स्विंग आउट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एंगल हेड टाइप की स्पीड है 1 लाख आरपीएम। अब इसका यूजेस कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ बायोकेमिस्ट्री में होता है, सीरम और प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए, हीमेटोलॉजी में पीसीवी टेस्ट में होगा, ब्लड बैंक में आरबीसी को वॉश करने के लिए होगा और यूरिन का एनालिसिस करने के लिए। अभी आएंगे फोटोमीटर पे। फोटोमीटर मशीन का क्या यूज़ है, तो कोई भी कलर सॉल्यूशन होगा वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कितना लाइट को शोषण करता है, वो चेक करने के लिए फोटोमीटर का यूज़ होता है, जिसका प्रिंसिपल है कि फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बियर्स और लैम्बर्ट्स के लॉ के अनुसार ही काम करते हैं। फिल्टर फोटोमीटर जो कलर से कनेक्शन बनाएगा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो प्रिज्म होता है इसके अंदर। साइक्लो मिक्सचर, जब सॉल्यूशन बनाने में आता है तब जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है वो बराबर मिक्स हो जाए, उसके लिए ये मशीन यूज़ होता है, जिसमें 3 टाइप होंगे, वाइब्रेटर होगा, रोटर होगा और सेकर होगा। ऑटोक्लेव, जब लैब में अलग अलग चीज़ की यूज़ होती है तब सारी चीज़ को हम यूज़ करने के बाद उसको स्टरीलाइज करते हैं, उसको जंतु रहित करते हैं। तो जंतु रहित करने के लिए जो मशीन का यूज़ होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है हर साल। जब ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल है कि जब हम व्हेन वाटर इज़ हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर्स, जब पानी को हम क्लोज कंटेनर के अंदर बंद रखते हैं तब स्टीम इज़ प्रोड्यूस अंडर प्रेशर। प्रेशर के मदद से स्टीम प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज़ केप्ट कंस्टेंट। अब बॉयलिंग के लॉ के अनुसार जब स्टीम का और साइज़ टेम्परेचर और प्रेशर के साइज से सेम रखने में आए तो उसका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब कि स्टीम के साइज़ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक सिमिलर प्रोपोर्शन में होंगे।
अभी को कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर, तो 15 LBS प्रेशर और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको होना चाहिए, ऑब्टेन करना चाहिए ऑटोक्लेव के लिए। मॉइस्ट हीट coagulate cell proteins of microorganism thus kill all living entities in a 15 से 25 मिनट के अंदर जो मॉइस्ट हीट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस में जो प्रोटीन होता है कि जो डिजीज़ करने के लिए हेल्प करता है उसको वो क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, मतलब उसको किल कर देगा। कंपोनेंट्स, अब ऑटोक्लेव में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल 9 कंपोनेंट्स के हेल्प से ये ऑटोक्लेव होता है। बॉयलर क्या है, वो डीप लार्ज सिलेंडर उंडा है और बड़ा सिलिंड्रिकल शेप का होता है कि जिसके अंदर हमको जो चीज़ को स्टरीलाइज करना है उसको रखना होता है। वायर बास्केट में क्या होगा, इट होल्ड मटेरियल टू बी स्टरीलाइज, जो मटेरियल को हमको स्टरीलाइज करना है उसको अंदर रखना है। ड्रेनिंग टैप ड्रेन द एक्सेस वाटर, वो क्या करेगा, एक्सेस वाटर मतलब जो ज़्यादा पानी होगा उसको निकाल देगा। बास्केट सपोर्ट इट होल्ड द बास्केट अबव द वाटर लेवल, जो बास्केट सपोर्ट है वो बास्केट को होल्ड करेगा वाटर लेवल के अबव पर। लीड, इट इज़ द फिटेड विथ अ रबर गैस्केट एंड द सील्स एंड कवर द बॉयलर, वो रबर गैस्केट से फिट हुआ होता है और वो बॉयलर को क्लोज करने में हेल्प करता है। लीड क्लैम्प्स, दिस सील्स द लीड एंड प्रिवेंट द स्टीम फ्रॉम स्केपिंग, मतलब लीड को सील कर देगा और स्टीम को एस्केप होने में प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। एयर आउटलेट वाल्व, इट अलाउ द एयर टू गो आउट व्हेन द वाटर इज फर्स्ट हीटेड। एयर आउटलेट मतलब एयर को बाहर निकालने वाला वाल्व, तो जब वाटर गर्म होगा तब उसमें से स्टीम निकलेगा, एयर निकलेगा, तो वो उसको बाहर निकालेगा। सेफ्टी वाल्व, इफ़ प्रेशर इज बिकम टू हाई, जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तब वाल्व रिलीज स्टीम एंड एस्केप एंड प्रिवेंट द एक्सप्लोजन, मतलब कि जब बहुत प्रेशर हो जाएगा तब ये सेफ्टी वाल्व काम लगेगा कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर को निकाल देगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स, दीज आर द सेंसर विथ द डायल इंडिकेटर ऑफ द टॉप ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के ऊपर ये इंडिकेटर होता है कि जो बताता है कि कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर ऑटोक्लेव में अभी है। स्टरीलाइजेशन बाय द ऑटोक्लेव, syringe and needles syringe are wrapped in a gauze and needle are placed separately in a small tube and are plugged। सिरिंज को बास्केट के अंदर रखा जाता है और नीडल को अगर आपको स्टरीलाइज करना है, जंतु रहित करना है, तो उसको अलग से टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है। टेस्ट ट्यूब के जो डीप में हम कॉटन रखेंगे क्योंकि सिरिंज नीडल होता है, नीडल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे इसलिए। उसके बाद ऊपर से टेस्ट ट्यूब को कॉटन प्लग से ढक दिया जाता है। ग्लासवेयर में कौन सी चीज़ आएगी, सैंपल की ट्यूब आएगी, पेट्री डिश आएगी, सैंपल कलेक्टर आएगी, बॉटल आएगा। उसको क्या करना है कि डार्क ब्राउन कलर के पेपर से व्रैप कर देना है और फिर डोरी से बांध देना है। पीपेट को भी बड़ी ट्यूब में रख के फिर उसको ढक के स्टरीलाइज करना है। स्टरीलाइजेशन प्रोसीजर, अब हमको कैसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो पहले क्या करना है कि बास्केट सपोर्ट को, जो ऑटोक्लेव में बास्केट सपोर्ट होगा वहाँ तक हमको पानी भर देना है। फिर ऑटोक्लेव के पर्टिकुलर के अंदर बास्केट रखना है जो बास्केट सपोर्ट के ऊपर रहेगा, जिसमें बास्केट के अंदर जो जो चीज़ हमको स्टरीलाइज करनी है वो सारी रख देनी है। उसके बाद लीड बंद कर देना है, लीड मतलब ऊपर का ढक्कन, और फिर लीड क्लैंप होगा उसका स्क्रू लगा देना है। लीड के ऊपर लीड क्लैंप होगा जो स्क्रू वाला होगा उसको लगा देना है। फिर एयर आउटलेट को खोलना है, तब तक खुला रखना है कि जब तक पानी गर्म होता है और थोड़ा स्टीम निकलने लगता है। फिर एयर आउटलेट को बंद करके लीड क्लैंप को टाइट कर देना है, लीड को एकदम बंद कर देना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर देख लेना है, 121 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 15 LBS प्रेशर होना चाहिए।
फिर सैंपल कलेक्शन के लिए जो जो चीज़ें होती है जैसे कि नीडल सिरिंज उसको 20 मिनट तक रखा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी को 10 मिनट तक रखना है। फिर उसके बाद 20 मिनट या 10 मिनट कंप्लीट हो अकॉर्डिंग टू आवर मटेरियल्स, उसके बाद हमको हीट करना बंद कर देना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो, अभी 121 है, उससे अब जब हमने गर्मी देना बंद कर दिया तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो तब आउटलेट को खोल देना है। फिर लीड क्लैंप को 5 मिनट तक ढीला कर देना है और उसके बाद उसको भी खोल देना है। फिर जो भी चीज़ हमने स्टरीलाइज़ की है उसको अच्छे से बाहर निकाल देना है।